हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथड है फॉर द साइकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली क्या होता है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड, इज वन ऑफ द मेथड फॉर कलेक्टिंग द रिसर्च डेटा। हमें जब बहुत डेटा कलेक्ट करना होता है फॉर रिसर्च पर्पजेज के लिए, तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एंड विच इन्वॉल्व्स वॉचिंग अ पार्टिसिपेंट और अ सब्जेक्ट एंड रिकॉर्डिंग द रेलिवेंट बिहेवियर जो हम जिसके ऊपर हम शोध कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन मेथड का एक बहुत बेसिक सा एडवांटेज है कि ये हमें डायरेक्ट एविडेंस का महत्व देता है। मतलब इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द फिनोमेनन दैट इज बीइंग स्टडीड। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसका एकदम डायरेक्ट एविडेंस देखता है, क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं वही हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई एक्सपेरिमेंटर है, कोई क्लास के ऊपर वो शोध कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर शोध कर रहे हैं कि कैसे वो प्ले करते हैं क्लासरूम में। तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपली वो उस ग्रुप को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड देयर आफ्टर दे कैन रिकॉर्ड कि कैसे बच्चे आपस में प्ले करते हैं एंड क्या उनका पैटर्न रहता है। सो ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड और जस्ट ऑब्जर्वेशन करने से हो जाता है, बट ऑब्जर्वेशन को भी बहुत टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो क्या है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड: कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इनके अलावा भी और 2 टाइप्स के ऑब्जर्वेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको कि आप ओवर्ट और डिस्क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओवर्ट मतलब जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि दे आर बीइंग स्टडीड, एंड वेयर द अनडिस्क्लोज्ड और कोवर्ट रिसर्च मेथड में क्या होता है, जहाँ की रियल आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, जहाँ सब्जेक्ट्स को पता नहीं होता है, एंड दे एक्ट एज अ जेन्युइन मेंबर ऑफ द ग्रुप। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिसर्चर खुद भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के उस ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नाउ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन को स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है, एंड ये बेसिकली साइकोलॉजी लेबोरेटरी में की जाती हैं। यहाँ पे रिसर्चर के हाथ में सब कुछ होता है, कंट्रोल्ड होता है। मतलब वो डिसाइड करता है कि ऑब्जर्वेशन कब, कहाँ, कैसे की जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन विल टेक प्लेस कहाँ होगा, किस टाइम होगा, किस तरीके के पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होगी, ये सब जो रिसर्चर डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू हिज यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। एंड बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली एलोकेटेड टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप। नो रिसर्चर जैसे कि बोला कि सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करते हैं बिहेवियर को, और कैटेगरीज बना दी जाती हैं कि जिस बिहेवियर को हम देखना चाहते हैं उनकी कैटेगरीज बना दी जाती है। जैसे कि हम बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा वो खेलते हैं, किस तरीके का खेलते हैं, कब खेलते हैं, तो इन सब चीज़ों की कोडिंग कर दी जाती है ना। कोडिंग को नंबर्स में या लेटर्स में कर दिया जाता है ताकि वो इजीली क्वांटिफाई हो पाए और स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन में हेल्पफुल रहे। तो नंबर्स और लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे कैन डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट ए कैरेक्टरिस्टिक। और हम क्या एक कोई स्केल भी यूज कर सकते हैं टू मेजर द बिहेवियर इंटेंसिटी। मतलब जो बिहेवियर हम मेजर करना चाहते हैं, जिसकी इंटेंसिटी, उसके लिए हम स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द कैटेगरी ऑन द शेड्यूल आर कोडेड। जैसे कि मैंने बताया, कोड बना लेते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिया तो हमने उस कोड नाम रख दिया टी या यू या कुछ भी, या स्टार। जब भी आपने वो पर्टिकुलर बिहेवियर, से फॉर एग्जांपल हम प्रो सोशल बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब भी आपने वो क्लास में देखा तब आपने उसको एक स्टार दे दिया। मतलब प्रो सोशल बिहेवियर को आपने स्टार दे दिया, एंगर को आपने क्रॉस दे दिया, हैप्पीनेस को आपने टिक दे दिया। तो इस टाइप की कोडिंग जो है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में की जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इट कैन बी इजीली काउंटेड एंड कैन बी टर्न इनटू स्टैटिस्टिक्स, जिसकी हेल्प से हम कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको शो कर रही हूँ कि जैसे कि ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड इन एवरी 15 सेकेंड एंड प्लेस्ड इनटू अ बिहेवियरल कैटेगरीज। यहाँ पे ये कहाँ का डेटा है, यहाँ पे
हमने एक छोटे न्यूबॉर्न की प्रॉक्सिमिटी देखी गई है उसकी मदर के साथ। तो इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स माप लिए हैं, देख लिए हैं, जैसे कि यह प्रॉक्सिमिटी एंड कॉन्टैक्ट सीकिंग, मतलब बच्चा जो है कितनी प्रॉक्सिमिटी में है और वो कॉन्टैक्ट के लिए कितना सीक हो रहा है, टिक टिक मार्क कर दिया, जैसे कि कॉन्टैक्ट मेंटेन कब कब कैसे कैसे हो रहा है उसके लिए टिक मार्क हुआ है। प्रॉक्सिमिटी एंड इंटरेक्शन अवॉइडिंग, प्रॉक्सिमिटी एंड इंटरेक्शन रेजिस्टिंग एंड सर्चिंग। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोडिंग, और जैसे कि आप समझ लें एक चेकलिस्ट बना दी जाती है टू ऑब्जर्व द बिहेवियर, जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिस पे रिसर्च हो रही है, उसको बोलते हैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। ना उसकी स्ट्रेंथ हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। स्ट्रेंथ क्या है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन की, कि इट कैन बी इजीली रेप्लिकेटेड, मतलब अगर सेम सेटिंग्स में अगर ये ऑब्जर्वेशन की जाती है तो कोई भी रिसर्चर जो है इसको रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब उसको सेम रिजल्ट मिलेगा अगर वो सेम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल से करते हैं। एंड इट मीन्स इट इज़ ईजी टू टेस्ट फॉर द रिलायबिलिटी, जो टेस्ट आते हैं वो उनकी जो रिलायबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एंड ईजी टू टेस्ट होती है। And the data obtained from the structured observation is very easier and quicker to analyze as it is quantitative and numerical। जो भी हमें, जैसे कि मैंने बताया, हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग इसलिए करते हैं ताकि हम इजीली तरीके से स्टैटिस्टिक्स कर पाएँ और क्वांटिफाई कर पाएँ। इसकी वजह से बड़ा क्विक एनालिसिस हो जाता है, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल ऑब्जर्वेशन। अब ये तो थी उसकी स्ट्रेंथ्स, ये सब थी इसकी स्ट्रेंथ। अब जो है लिमिटेशन, और लिमिटेशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया ये कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है एंड इट लैक्स वैलिडिटी ड्यू टू द डिमांड करेक्टरिस्टिक्स। डिमांड करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फ्रेंड, मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया, अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज गो टू दैट वीडियो। सो मैं कहती हूँ लिमिटेशंस, व्हेन पार्टिसिपेंट्स नो दैट दे आर बीइंग वॉच्ड दे मे एक्ट डिफरेंटली। डिमांड करेक्टरिस्टिक्स में यही होता है कि जब पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि उनको देखा जा रहा है तो वो हो सकता है उसी तरीके से एक्ट करे जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटर चाहता है, तो जिसकी वजह से बायस्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज द नेचुरल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये इस टाइप की ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है, पार्टिसिपेंट के नेचुरल सराउंडिंग में उनको सिंपली क्या देखा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। इसको अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है, द रिसर्चर रिकॉर्ड और रिलेवेंट बिहेवियर विदाउट एनी सिस्टम। इसमें कोई सिस्टम नहीं होता, कोई कोडिंग नहीं होती है, कोई और तरीका नहीं होता है, इसमें बस रिकॉर्ड करना होता है। तो इसकी वजह से देयर इज टू मच टू रिकॉर्ड द बिहेवियर, मतलब बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है। एंड इसकी वजह से इसको ज़्यादातर पायलट स्टडी में यूज़ करते हैं टू सी व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर वुड बी रिकॉर्डेड। मतलब जब हमें कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं तो उससे पहले एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन ज़रूर करते हैं। क्या करने के लिए, ये देखने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर कैन बी रिकॉर्डेड। ना इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस ये है कि इट कैन बी कंडक्टेड ओनली ऑन स्मॉल स्केल, मतलब आप बहुत बड़े ग्रुप को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपके बहुत स्मॉल स्केल पे या माइक्रो लेवल पे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इट लैक द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, मतलब बायसनेस हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू द एज, जेंडर, सोशल नॉर्म और द एथनिसिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट में जो रिजल्ट होता है इट कैन लैक द एबिलिटी टू जनरलाइज टू द वाइडर सोसाइटी। मतलब जब रिसर्चेस क्यों की जाती है, रिसर्चेस इसलिए की जाती है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम जनरलाइज कर लें, उसके कंक्लूजन को, जो रिजल्ट आया है, जनरलाइज कर लिया जाए। सैम्पल हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं, बट इस केस में क्या होता है, जैसे कि और ये ऑब्जर्वेशन है बहुत स्मॉल स्केल पे होती है, तो जिसकी वजह से हम इसको रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ द बायसनेस, बिकॉज ऑफ एज, जेंडर्स या सोशल ग्रुप। इसकी वजह से उसको जनरलाइज करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से नेचुरल ऑब्जर्वेशंस लेस रिलायबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, जैसे कि लैब सेटिंग्स में हो जाते हैं। एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स is very much needed to know the cause and effect relationship between dependent and independent variable। एंड जब मैंने बताया कि यहाँ पे जो है कंट्रोल्ड नहीं है, सब कुछ जो है इन्वायरमेंटल सेटिंग्स में हो रहा है, तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स पे भी कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी ये है कि इसको जो है करने के लिए बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए कि किस टाइप का बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व करना है, बहुत सब्जेक्टिव बिहेवियर होता है और साइकोलॉजिस्ट के लिए तो इसके लिए बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए होता है, तो इस केस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। द ओनली स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज कि ये हमें जो ऑब्जर्वेशन देता है बहुत रियलिस्टिक देता है एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें देता है। The next is the participant observation. Now participant observation का मतलब क्या है, जहाँ ये भी क्या है, it's a variant of the natural observation, मतलब एक natural observation का ही part है, but इसमें बस यही फर्क है, जो रिसर्चर है it joins the group, it joins the subject, मतलब वो ग्रुप जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है उसमें रिसर्चर जो है खुद एक पार्ट बन जाता है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, कोवर्ट और ओवर्ट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोवर्ट मीन्स वेयर द स्टडी इज कैरीड आउट अंडर द कवर, मतलब छुपा के वो स्टडी की जा रही है, जहाँ पे रिसर्चर जो है अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाता है। एंड द पर्पज ऑफ द रिसर्च इज कंसील्ड फ्रॉम द ग्रुप बिंग स्टडीड, मतलब जिस ग्रुप को स्टडी किया जाता है उसको नहीं बताया जाता कि उन पे शोध हो रहा है, उन पे रिसर्च हो रही है, और उसका पर्पस जो है और गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको छुपाया जाता है, कंसील किया जाता है। और रिसर्चर अपनी आइडेंटिटी भी छुपा के रखता है, वो अपने एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करके एक रोल मेंबर के रूप में एक्ट करता है, एक जेन्युइन मेंबर ऑफ द ग्रुप। वेयरएज ओवर्ट में क्या होता है, जहाँ पे कि रिसर्चर अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है कि मैं सो एंड सो हूँ, ट्रू आइडेंटिटी बता देता है, पर्पस बता देता है रिसर्च का, और उनसे परमिशन लेता है, और अगर ग्रुप परमिट करता है तब रिसर्च कर पाते हैं। और ऐसी रिसर्च बहुत सारे सोशियोलॉजी में होती है, प्रो सोशल बिहेवियर देखने के लिए होती है, या सोशल साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत यूज़ किया जाता है। ना इसकी लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पे लिमिटेशंस ये है कि रिसर्चर को अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है तो उसको प्राइवेसी का कंसर्न रहता है कि कैसे वो नोट्स ले, कैसे ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करे, क्योंकि वो ओपनली नहीं कर सकता, ओपनली करेगा तो उसका आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, तो उसको वेट करना पड़ता है इसको जब वो अलोन होगा। एंड उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लम इज दैट ही मे फॉरगेट द डिटेल एंड अनलाइकली टू रिमेंबर द डायरेक्ट कोटेशंस, मतलब जो डायरेक्ट कोट किया है सोशल मेंबर ने या ग्रुप मेंबर में, एग्जैक्टली वो कोट नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ अपनी लैंग्वेज डाल देगा, मतलब कुछ बायसनेस रिसर्चर की आ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्चर इतना इन्वॉल्व हो जाता है ग्रुप मेंबर्स के साथ कि वो ऑब्जेक्टिविटी लूज हो जाता है और बायस्ड हो जाता है। मतलब एक इंसान जब 6-6 महीने 8-8 महीने किसी ग्रुप के साथ रहता है, जैसे कि बहुत सारे कम्युनिटी, रिलीजियस और एथनिक टॉपिक्स के ऊपर जब रिसर्च की जाती है तो इस टाइप की रिसर्च की जाती है, और जब इंसान उनके साथ रहने लग जाता है अपनी आइडेंटिटी छुपा के, तो वो बहुत ट्रस्ट उनके साथ बिल्डअप हो जाता है, बहुत विश्वासजनक हो जाता है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकते हैं रिसर्चर को। तो ये कुछ उसके लूप होल्स हैं जो कि रिसर्च में बायसनेस ला आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसी रिसर्चेस बीच में ही छूट जाती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। एंड लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप ऐसी नोटिफिकेशन चाहते हैं मेरी वीडियोस की तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।